की जिंदगी में कौन कौन से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि यूज में आते रहते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए। ये हेडिंग हम लोगों को बुक में ही कवर करनी है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसा बुक में लिखा है नोट्स में भी हम लोग वैसा ही लिखने वाले हैं। तो आप लोग नोट्स इसके प्रिपेयर कर लीजिएगा, पर बुक से आपको तैयार करने हैं। तो आप अपनी पेंसिल और बुक जो है उसे ओपन कर लीजिए। बच्चों यहाँ आप जो भी केमिकल कंपाउंड करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको 5 या 6 चीजें पक्के से अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहला तो है इनका फॉर्मूला। इन कंपाउंड्स जो का जो वॉइस नहीं आ रही, हाँ भाई कोई और ऐसा जिसको वॉइस नहीं आ रही, एक बार ऑडियो वीडियो के लिए कमेंट कर दो भाई, वॉइस आ रही है या फिर नहीं आ रही। भाई बाकी ओके तो क्लियर है भाई। मनोज और रेखा और प्रियांशी आप लोग बेटा देखो चेक करो, बाकी लोगों की तो क्लियर आ रही है वॉइस। हाँ जी, तो इसमें आपको एक तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो सभी कंपाउंड्स का याद होना चाहिए। इसके अलावा उनका केमिकल नेम, उनका कॉमन नेम, प्रिपरेशन मेथड कि कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ और उनके यूजेस। इनमें से कुछ भी आपसे बच्चों एक या दो कंपाउंड के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूजफुल कंपाउंड हम लोग करने जा रहे हैं वो है बच्चों NaCl, जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। कॉमनली इसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं क्योंकि सबसे जो आम सॉल्ट जो आप लोग यूज में लेते हैं वो NaCl ही है। इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये आपकी डाइनिंग टेबल पर राज करता है। मतलब ये वो ही सॉल्ट है बच्चों जो कि खाने में इस्तेमाल लिया जाता है। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। न्यूट्रल सॉल्ट है मतलब इसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इन दोनों की रिएक्शन की वजह से बनता है। कॉमनली इसे हम लोग सॉल्टी वाटर, जो ओशियनिक वाटर, समुद्र का जो पानी होता है बच्चों, उससे निकालते हैं। बनाते नहीं है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर ये डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग समुद्र किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं जिनमें समुद्र के पानी को इकट्ठा करके कुछ दिनों के लिए सूरज की धूप में सूखने देते हैं। तो इवापोरेशन की वजह से पानी तोड़ जाता है और पीछे रह जाता है आपका सॉल्ट। पर इस सॉल्ट में NaCl के साथ में बहुत सारे दूसरी इंप्योरिटीज जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये सभी जो है मौजूद होते हैं। तो फिर प्योर तरीका क्या है इसको बनाने का? प्योर तरीका है आप लेबोरेटरी के अंदर HCl और NaOH को आपस में ट्रीट करवा दो। ऐसा करने से आपको मिल जाएगा NaCl प्लस H2O। रिएक्शन आपकी बुक में लिखी हुई है तो ठीक, नहीं लिखी हुई तो प्रिपरेशन में रिएक्शन लिख दो। HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। इससे आप प्योर NaCl बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज तो आपने देखा होगा, वही व्हाइट सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1081 केल्विन हो सकता है। पानी में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है, बड़ी आसानी से घुल जाता है। और अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। मतलब इट इज, या इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अरे भाई ये चक्कर क्या है, शिवम को भी वॉइस नहीं आ रही बेटा। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने कमेंट किए हैं कि वॉइस क्लियर है। अब जिसके पास में वॉइस क्लियर नहीं आ रही मतलब है ये कि उनका नेटवर्क इशू है बच्चों।
कमेंट अभी भी हैं, देख सकते हो, बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है। देखा, फिर से कमेंट आया क्लियर है। हाँ जी, यूजेस, अब भाई इसका यूज में क्या बताऊं। पहला तो जो हमारा फूड जो खाना है उसमें हम लोग इसको डालते हैं। दूसरा बच्चों, ये खाने को खराब होने से भी बचाता है। अचार वगैरह जो पिकल वगैरह होते हैं उनमें भर भर के नमक डाला जाता है, क्योंकि अचार को खराब होने से बचाता है सॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा इट इज यूज टू फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सचर। जो पुराने जो भी हमारे पास में स्पेसिमेंट्स होते हैं जिनको खराब होने की ज्यादा उम्मीद होती है उनकी, उन्हें हम लोग जमा करके रखते हैं और साथ में उसमें नमक जो है उसके पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए यूज में आता है NaCl, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या ब्लीचिंग पाउडर। तो ये अपना पहला यूजफुल कंपाउंड था सोडियम क्लोराइड। दूसरे यूजफुल कंपाउंड पर हम लोग चलते हैं, जो है बच्चों NaOH, जिसका केमिकल नेम तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, और कॉमन नेम है बच्चों इसका कॉस्टिक सोडा। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला, केमिकल नेम और इसका कॉमन नेम। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें इसके प्रिपरेशन की, नेक्स्ट आगे अगर हम लोग इनके प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जा सकता है कैसे। आपको क्या लेना है, आपको लेना है NaCl सोडियम क्लोराइड और उसको वाटर पानी के अंदर डिसॉल्व कर देना है। आपने पानी में अच्छे से क्या कर दिया, उसे मिक्स कर दिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन में आपको दो इलेक्ट्रोड्स डालनी है। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती है उसका नाम होता है बच्चों एनोड, और वो रॉड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती है उसका नाम होता है कैथोड। तो आपको दो रॉड डाल देनी है, एक एनोड और आपको डाल देनी है एक कैथोड, और बैटरी से उन्हें जोड़ देना है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे मतलब करंट जो है पास होना शुरू होगा। ये जो NaCl और वाटर का जो मिक्सचर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन किए जाएंगे, जिसकी वजह से तीन कंपाउंड हम लोगों को मिलेंगे। एक तो होगा आपका कॉस्टिक सोडा NaOH, एक होगी आपकी Cl2 क्लोरीन गैस, और एक होगी बच्चों आपकी H2 हाइड्रोजन गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस तो बनेगी किस रॉड पर, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस जो है वो बनेगी कहां, वो बनेगी एनोड पर। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये कैथोड पर ही बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा ये कैथोड पर बनेगा। तो ये तो हुआ बच्चों इसका प्रिपरेशन कि आप कैसे बना सकते हैं NaOH को। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट सोपी सॉलिड है, सफेद होता है पर टच करने पर जैसा सोप साबुन होता है सॉफ्ट वैसा ही ये होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 591 केल्विन है। वाटर में रेडिली सॉल्युबल है। रेडिली का मतलब होता है इजीली नहीं, इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, कुछ समय लेता है सॉल्युबल होने में, घुलने में। स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों भाई, हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन, एक ऐसा बेस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो इसे सोप, पेपर, सिल्क ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट की मेटलर्जी, बॉक्साइट क्या है आपने SST में पढ़ा होगा, ये एल्यूमिनियम की ओर है। एल्यूमिनियम की ओर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालने के लिए भी हम लोग NaOH का यूज
लेते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम के प्योरिफिकेशन में भी NaOH जो है वो बहुत हेल्पफुल है। फैट एंड ऑयल, जो हमारे वनस्पति घी या फिर जो भी रिफाइन ऑयल वगैरह आते हैं, इन्हें प्रिपेयर करने में भी हम लोग NaOH की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा हमारे केमिस्ट्री के लैब, जो हमारी लेबोरेटरी होती है, उसमें भी NaOH बहुत बार यूज होता है। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हमारी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में देखा जाता है। तो ये अपना हो गया दूसरा यूजफुल कंपाउंड। तीसरे यूजफुल कंपाउंड की तरफ चले तो उसका फॉर्मूला है CaOCl2। बच्चों मैंने गलती से फॉर्मूला गलत लिख दिया है, मैंने बोर्ड पर CaOCl3 लिखा है, उसे मैं करेक्ट कर देता हूं, CaOCl2। तो करेक्ट फॉर्मूला है CaOCl2। इसका बच्चों केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन बनता कैसे है? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम लोग पास करेंगे Cl2 क्लोरीन गैस को, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगी CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ये तो हुई इसकी प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो येलो कलर का सॉलिड होता है और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, मतलब एक अलग तरीके की स्मेल इसमें से आती है। ये ठंडे पानी के अंदर तो क्या है, इजीली, बड़ी आसानी से जो है डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा अगर इसे ओपन में रखा जाए, मतलब कि आपके पास में जो ब्लीचिंग पाउडर है उसे खोल करके, डब्बे को खोल के रख दिया जाए, जिससे इसे ऑक्सीजन जो है और वाटर वेपर और ऑक्सीजन मिलता रहे, तो ये ही आपका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये हमें दे देगा क्लोरीन Cl2 गैस। तो CaOCl2 में से Cl2 निकल जाएगी तो बचेगा क्या, CaO। इसके अलावा अगर आप इसे किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, जैसे H2SO4 या फिर HCl के साथ, तो ये बच्चों रिएक्ट करने पर तीन चीजें बनाता है। एक तो बनाता है आपका सॉल्ट, एक बनाता है H2O वाटर, और रिलीज करता है Cl2 क्लोरीन गैस। तो अगर मुझे CaOCl2 प्लस H2SO4 करना है तो मुझे ये तो पता है कि भाई H2O और Cl2 बनेगा। अब बचा क्या? बच गया आपका कैल्शियम और H2SO4 का SO4 सल्फेट। तो ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ऐसे ही अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर और HCl की रिएक्शन करवाई तो ये आपको H2O देगा, Cl2 देगा, और साथ में जो सॉल्ट बनाएगा वो होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कैल्शियम तो ब्लीचिंग पाउडर से आया है और क्लोरीन जो है वो कहां से आया है, आपके एसिड HCl से आया है। इसके अलावा बच्चों ब्लीचिंग पाउडर वाटर के अंदर रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन। देखो आपको नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा होगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? सिंगल अरे भाई विवेक बेटा, एक तो तमीज से बात करो। ये क्या है? अब तो पियानो बजने की आवाज आ रही है आपकी। कमेंट करना बच्चों, बाकी लोग, वॉइस क्लियर या फिर नहीं है। बेटा विवेक वॉइस क्लियर है, तुम्हारा इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। और ये कमेंट जरा सोच समझ के लिखो तुम।
हाँ जी। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? एक ऑक्सीजन का जो सिंगल एटम है, वैसे तो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में पाया जाता है, पर अगर अकेला ऑक्सीजन का एटम हो उसे हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही इस नेसेंट ऑक्सीजन को कोई भी कलरफुल सब्सटेंस मिल जाए, ये उसका कलर ले लेता है और उस कलरफुल सब्सटेंस को बना देता है कलरलेस। तो ब्लीचिंग का मतलब यही है कि किसी कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस बनाना। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे काम करता है? ब्लीचिंग पाउडर वाटर के अंदर रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसी भी कलरिंग मैटर को डीकलराइज कर देता है, कलरलेस बना देता है। ठीक है। यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर या फिर कपड़े को ब्लीच करने के लिए, उनमें से गंदगी हटाने के लिए, उनके कलर को चेंज करने के लिए। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है, उसके प्योरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसेक्टिसाइड मतलब कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल हम लोग यूज में लेते हैं उसकी तरह भी यूज होता है। या ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हमारे पास में हो जाते हैं। अगला जो यूजफुल आपके पास में कंपाउंड है करने के लिए वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। इस बेकिंग सोडा को बच्चों केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या नाम लिख लीजिए, आपकी बुक में नाम नहीं दिया गया होगा, सोडियम बायकार्बोनेट। बायकार्बोनेट मतलब BI, बाय कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं या इसे सोडियम बायकार्बोनेट भी कह सकते हैं। और खैर केमिकल नेम तो इसका बेकिंग सोडा है ही। बेकिंग सोडा इसीलिए क्योंकि ये बेकरी में बहुत ज्यादा काम में आता है। और क्यों काम में आता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके लिए आपको लेना है NaCl, उसे वाटर पानी में डिसॉल्व कर देना है, और इस सॉल्यूशन में आपको दो गैसेस पास करनी है, एक तो CO2 और दूसरी बच्चों है अमोनिया NH3 गैस। आपस में ये सभी रिएक्ट करेंगे और दो कंपाउंड बनाएंगे। एक तो होगा आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा जो कंपाउंड है वो होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा एक और तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का, वो ये कि अगर आपके पास में सोडियम कार्बोनेट मौजूद हो तो उसके एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व कर दो और फिर उस सॉल्यूशन में आप CO2 गैस को पास करो। ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बना देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी में ज्यादा अच्छे से सॉल्यूबल ये होता नहीं है, पर वाटर में ये जितना भी घुलेगा, जितना भी डिसॉल्व होगा, उतना ही सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। बेसिक इसीलिए क्योंकि ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH और वीक बेस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इन दोनों के मिलने से बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 इन दोनों के बनने से बनता है। तो भाई क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये बेसिक सॉल्ट हुआ। इस वजह से जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन भी कैसा बनाएगा? बेसिक बनाएगा। इसके अलावा बच्चों जो मैं कह रहा था इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जब इसे गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर
और साथ में रिलीज करता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे? अगर जो भी बेकरी का आइटम है, चाहे वो केक हो, चाहे आपकी ब्रेड वगैरह हो, ठीक है, तो ये आप देखेंगे केक वगैरह बहुत फ्लफी, एकदम फूले फूले, एकदम गुदेले होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें बनाने के लिए जो मैदा वगैरह जो है उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है, और जब उन्हें बेक किया जाता है अवन वगैरह में, उन्हें हीट दी जाती है, तो उसमें जो आपने बेकिंग सोडा डाला था वो कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2 गैस रिलीज करता है। और आटे के अंदर जब ये CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस भर जाती है, तो आटा एकदम फूल करके एकदम गुदेला, एकदम फ्लफी बन जाता है, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, और इजीली जो है निगला भी जा सकता है, चबाया जा सकता है। तो इस वजह से ये बेकरी में बहुत यूज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, बेकरी के आइटम्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें भी बेकिंग सोडा जो है वो यूजफुल रहता है। और क्योंकि बच्चों बेकिंग सोडा जो है एक बेसिक सॉल्ट है, तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग एसिडिटी में भी लास्ट क्लास में करके आए थे। कोई मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएगा ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिटी को रिमूव करता है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटा एसिड। तो आपका जो बेकिंग सोडा है वो एक एंटा एसिड का भी काम करता है। इसके अलावा ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक जो कि हमारे घाव वगैरह पर या जलने कटने पर लगा सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को रोकता है। और माइल्ड का मतलब है जो ना तो बहुत वीक हो ना बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है, क्योंकि बच्चों ये CO2 गैस रिलीज करता है। CO2 गैस की दो खास बातें होती हैं। पहली तो ये कि CO2 गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, हैवी होती है। तो जब फायर एक्सटिंग्विशर की नजल से CO2 गैस बाहर आती है, तो वो जो भी बर्निंग ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट जो जल रहा है, उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगी, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी है। तो ऑक्सीजन और बर्निंग ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएगी CO2। CO2 उस ऑब्जेक्ट का कनेक्शन ऑक्सीजन से कट कर देगी। और अगर आपको पता हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जलने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस ही नहीं मिलेगी तो ऑब्जेक्ट जलेगा भी नहीं। मतलब वही बात हो गई, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी ये कि जब ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की नजल से बाहर आती है, तो बाहर आते ही ये एक्सपेंड होती है, फैलती है, और इस दौरान ये बहुत ठंडी हो जाती है। तो जब किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कोल्ड CO2 जाकर के गिरेगी, तो उसके टेम्परेचर को भी क्या कर देगी? डाउन कर देगी, कम कर देगी। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, आग जो है बच्चों वो भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसे फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा हमारी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में भी इसका काफी यूज लिया जाता है। तो जो अपने अगले नेक्स्ट यूजफुल कंपाउंड पर चलते हैं, जो है Na2CO3.10H2O, जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, या कुछ बुक्स में इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी लिखते हैं। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ये जो बच्चों जो .10H2O है, इन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो .10H2O है, इन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल बना होगा, आइस क्यूब के जैसा एक क्रिस्टल बना होगा, तो उस क्रिस्टल के अंदर टोटल जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स रहे होंगे।
हाँ भाई किशन, इन पॉइंट्स को नोटबुक में करना है, नोट्स तुम्हें खुद बनाने हैं इन टॉपिक्स के, ठीक है। तो ये .10H2 का मतलब क्या है, इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बना होगा तब उस क्रिस्टल के अंदर टोटल 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहे होंगे। तो ये बनता कैसे है, वैसे हो सकता है आपकी बुक में एक प्रोसेस का नाम दिया हो, सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस से बनता है, और सॉल्वे प्रोसेस में करते क्या है, जो अभी हमने पढ़ा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हीट देते हैं, हीट देने पर ये बेकिंग सोडा जो है बनाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। क्योंकि हीट देने की वजह से सोडियम कार्बोनेट बना है, तो अभी ये सोडियम कार्बोनेट गर्म रहता है, हॉट रहता है। इसे ही अगर तुरंत वाटर में डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तो ये पानी से कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके ठंडा होने पर बना देगा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में इजीली सॉल्युबल है, घुल जाता है बड़ी आसानी से, और ये भी एक बेसिक सॉल्ट है। तो मतलब अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसे कैसा बना देगा, ये बेसिक बना देगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आप इसे हीट देते हैं, जब आप इसे गर्मी देंगे, तो इसके अंदर जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, .10H2O जो आपको दिख रहे हैं, ये 10H2O बच्चों इवोपरेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। मतलब Na2CO3.10H2O गिव्स, ये आपको देगा Na2CO3 प्लस 10H2O। तो जो डेकाहाइड्रेट था जिसमें 10H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, अब बच्चों वो बन जाएगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता, और ये जो ओनली Na2CO3 है, इसको कहते हैं सोडा ऐश। नाम लिख देना Na2CO3 के नीचे, सोडा ऐश। राख, राख कब मिलती है, जब सब कुछ जल जाए। जलने का मतलब जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो सब इवोपरेट हो जाए। तो अगर Na2CO3.10H2 को कह रहे थे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो ओनली Na2CO3 या एनहाइड्रस Na2CO3 को कहा जाता है क्या, सोडा ऐश। यूजेस की बात करते हैं तो वॉशिंग और क्लीनिंग में यूज में लिया जाता है, इसीलिए नाम इसका वॉशिंग सोडा है। इसके अलावा बच्चों कॉस्टिक सोडा NaOH बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के इस्तेमाल में लेते हैं, ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, या बोरेक्स। बोरेक्स सोडियम का ही एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7। फॉर्मूला लिख लो बोरेक्स का, Na2B4O7। इसके अलावा ये डिटर्जेंट बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है, और इसके यूजेस हैं पेपर, पेंट या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है। और लास्ट, हमारी लेबोरेटरी के अंदर भी इसके काफी सारे यूजेस जो है वो देखे जाते हैं। बच्चों लास्ट जो अपना यूजफुल कंपाउंड है वो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, जिसको आप कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो शायद ये नाम तुम्हारी बुक में नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, HEMI, हेमीहाइड्रेट। ये वही POP है जो कि बच्चों घरों वगैरह में दीवार वगैरह या फिर डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए यूज में ली जाती है। प्रिपरेशन POP बनती कैसे है, POP बनाने के लिए आपको चाहिए जिप्सम। जिप्सम जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। तो आपको बच्चों क्या चाहिए, आपको चाहिए जिप्सम। इस जिप्सम को
आपको गर्म करना है 393 केल्विन पर। ऐसा करने से जिप्सम के अंदर जो डॉट 2H2O, दो H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनमें से 1.5 डेढ़ मॉलिक्यूल जो है H2O का वो निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर आप जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा POP। पर अगर आपने जिप्सम को 393 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दिया तो जो बचा हुआ इसमें आधा मॉलिक्यूल है, हाफ H2O जो है, वो भी रिमूव हो जाएगा और ये सिर्फ क्या बचेगा CaSO4। इसे हम लोग कहते हैं डेड एंड बर्न्ट प्लास्टर। मर चुका है, जल चुका है। जल चुकने का मतलब क्या है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए हैं। तो 393 केल्विन पे गर्म किया जिप्सम को तो देगा POP। पर अगर 393 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया तो ये आपको देगा डेड एंड बर्न्ट प्लास्टर। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट होता है, सॉलिड, ग्लॉसी मतलब पाउडर के जैसा होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर इसे वाटर मिल जाए, वाटर मॉलिक्यूल मिल जाए तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। भाई जिप्सम था CaSO4.2H2O, POP है CaSO4.5H2O। अंतर है कितना, 1.5 मॉलिक्यूल्स का। तो अगर आपके POP को मॉइस्चर मिल गया मतलब 1.5 H2O मॉलिक्यूल मिल गया तो ये आपका POP कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। और जिप्सम जो है वो हार्ड सॉलिड मास होता है, पाउडर नहीं होता। तो इसीलिए आपने देखा होगा POP दीवार पर जब करते हैं तो पहले उसे पानी में मिला लेते हैं और फिर उसके बाद वो दीवार पर अच्छे से लगा देते हैं। फिर जब वो सूख जाती है तब एकदम सॉलिड मास बन जाती है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने के बाद अब वो POP किस में कन्वर्ट हो जाती है, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। POP के इस वजह से बच्चों POP के जो भी आपके पास में बैग्स आते हैं, जो कट्टे वगैरह आते हैं POP के, उन्हें ऐसी जगह रखा जाता है जहां मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल भी पानी ना हो, मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में उन्हें रखा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है क्यों, तो फिर आप सीधा सीधा लिखेंगे बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर POP गेट कन्वर्टेड इनटू हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम, है ना। और जिप्सम जो है अगर एक बार POP से जिप्सम बन गया तो उसकी शेप फिक्स हो जाएगी, वो अपने किसी काम का नहीं रहेगा। यूजेस कहां कहां यूज होता है, अगर किसी चोट की वजह से फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी वगैरह टूट जाए, तो जो बच्चों हाथ या पैर जहां भी प्लास्टर चढ़ाया जाता है एक्चुअल में वो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। घरों में एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग POP का इस्तेमाल ले सकते हैं। इसके अलावा जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो भी हमारे दांतों की कैविटी, जो दांतों में खाली जगह आ जाती है, गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, उन कैविटी में POP को ही फिल करते हैं। और इसके अलावा बच्चों बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स आप देखेंगे कि बहुत सारी मूर्तियां वगैरह जो होती हैं या जो डेकोरेटिव आइटम स्टैचूज वगैरह जो होते हैं, बहुत से खिलौने भी आपके POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं, जो हल्के होते हैं और जो सस्ते होते हैं। तो बच्चों यहां हम लोग जो भी यूजफुल कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में थे उसे हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में अब सिर्फ बचा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। तो बच्चों आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा विवेक से, विवेक बेटा थोड़ा तमीज से बात करा करो, तुम्हारे कोई फ्रेंड वगैरह दोस्त वगैरह नहीं है तो क्या लिख रहे हो, क्या मैसेज सेंड कर रहे हो, थोड़ा तमीज से।